नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में जो खबर आ रही है देहरादून से टिहरी के घनसाली जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। आपको बता दें कि घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के आवास पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधायक के आवास पर श्री राम कथा आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है। करीब 3 बजे वापस देहरादून लौटेंगे सीएम। 3:30 बजे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पीएम की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो आपको बता दें कि देहरादून से जो खबर आ रही है उसमें ये कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जो कार्यक्रम है वो ये कि वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। देहरादून से टिहरी घनसाली जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के आवास पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल विधायक के आवास पर श्री राम कथा आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसी आयोजन में शामिल होंगे। करीब 3 बजे वापस लौटेंगे देहरादून सीएम तीरथ सिंह रावत और 3:30 बजे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पीएम की बैठक में वो वर्चुअली शामिल होंगे। तो देहरादून से टिहरी के घनसाली जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। शक्तिलाल शाह के आवास पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्री राम कथा आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है विधायक के आवास पर और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ रावत टिहरी जाएंगे। वहीं 3:30 बजे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक में वर्चुअली वो शामिल होंगे। तो घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के आवास पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने वाले हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और 3 बजे फिर देहरादून वापस लौटेंगे, जिसके बाद 3:30 बजे वो वैक्सीनेशन को लेकर जो बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री की उस बैठक में वर्चुअली वो शामिल होंगे। और फहीम तन्हा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फहीम, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए विद्या, अभी तीरथ सिंह रावत कुछ देर के बाद टिहरी के लिए रवाना होंगे। हमें जेटीसी हेलीपैड पर खड़े हैं, पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका है मुख्यमंत्री का। ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ से वो टिहरी के लिए रवाना होंगे। कुछ देर के बाद वहाँ घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के पिताजी की स्मृति में एक श्री राम कथा आनंद महोत्सव का आयोजन है और वो सीएम वहाँ पे उसमें शामिल होंगे और उनके पिताजी को भी वो श्रद्धांजलि देंगे। वहां से कार्यक्रम में तकरीबन 3 बजे करीब उनका लौटने का कार्यक्रम है। उसके बाद 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के, उसकी स्थितियों को लेकर के। तो उसमें भी सीएम शामिल होंगे। वो देर शाम तक को बैठक चलेगी और उसमें रहेंगे। अभी फिलहाल ये कार्यक्रम जी, और कितना समय लगेगा? मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे वहां? देखिए कुछ ही देर जा रही है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के यहाँ पहुंचने की जो सूचना मिल रही है कि वो आवास से रवाना हो चुके हैं। तो अगले 4 से 5 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर से वो घनसाली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल मुख्यमंत्री आपसे कुछ ही देर बाद वहां से टिहरी के लिए रवाना होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने बैठक भी की है। बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों पर रोक लगाने के लिए योजना बनाई जाए, ये बातें उन्होंने कही हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर लगाम लगाने की बात कही गई है। नाबालिगों से हुए अपराधों की होनी चाहिए फुल टाइम मॉनिटरिंग। फास्ट ट्रैक मोड में सुनिश्चित की जाएगी कार्रवाई। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। और इस बैठक में और क्या क्या खास रहा, हमारे साथ लगातार हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा जी जुड़े हुए हैं। जी फहीम तन्हा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मुख्यमंत्री जब से ठीक होके आए हैं, यानी कि कोरोना की बीमारी से जब बाहर निकल के आए हैं वो, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक निर्देश ले रहे हैं, सख्ती से कार्य कर रहे हैं। आज जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के एक बड़ी गंभीर विषय सामने आया है।
चमोली डिस्ट्रिक्ट में कि वहाँ 14 साल की एक बच्ची को 32-34 साल के एक व्यक्ति के साथ ब्याह दिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें पैसे का लेन-देन हुआ है, यानी एक तरीके से बेचा गया है। तो इसको ये बड़ा मामला बहुत गंभीरता के साथ सरकार ने लिया, जैसे संज्ञान में आया है और मुख्यमंत्री इस पर विरुद्ध तौर पर बैठक करते हुए सारे ब्यौरे को तलब किया है और अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस तरह की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और चमोली और दूसरे आसपास के जिलों में जहां पर भी इस तरीके के मामले शिकायत के तौर पर या मामलों के तौर पर दर्ज हुए उनका पूरा ब्यौरा तलब किया जाए, उसको गंभीरता से देखा जाए, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा अभिशाप है। और एनसीबी की जो रिपोर्ट थी 2019 की विद्या, उसमें भी पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड में इस तरीके के मामले नाबालिगों के साथ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज्यादा आकलन किया गया है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात थी और इसके बाद अभी ताजा मामला आया है, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तौर पर एक तरीके से कहीं सख्त रवैया अपनाते हुए गंभीरता से अधिकारी जी को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इस मामले में जितने भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई, इसके साथ साथ बाकी मामलों की रिपोर्ट तलब की है ताकि उन मामलों का भी परीक्षण किया जा सके। बिल्कुल। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा हर एक सरकार की प्राथमिकता होती है। पार्टी, कोई भी पार्टी जब चुनाव मैदान में आती है तो सबसे पहले उनकी यही बात होती है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सर्वप्रथम है और ये हमारी पार्टी का मुद्दा है। सरकार की तरफ से कौन कौन से स्टेप उठाए जा रहे हैं इसे लेकर? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं हैं सरकार की। पुलिस विभाग के विशेष तौर पर कई गाइडलाइन पर काम करता है, कई योजनाओं पर काम करता है। वो महिलाओं को सामाजिक तौर पर सुरक्षा की एक माहौल मिल सके, दूसरा पारिवारिक सुरक्षा को लेकर के भी माहौल मिल सके। इस तरह के अलग-अलग सरकार की योजनाएं हैं पुलिस विभाग के द्वारा संचालित की जाती हैं और जो विधि के तौर पर जो कानून है महिला सुरक्षा को लेकर के उसके इम्प्लीमेंटेशन को मुख्य तौर पर जी बात आती है। तो जी, चलिए इस आप तरीके बने के रहे हमारे मामले साथ। सामने। जी बिल्कुल। और कोरोना को लेकर भी आज मुख्यमंत्री ने बातें कही है। कोरोना पर सरकार सख्त फैसला ले सकती है क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है वो एक चिंताजनक बात है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना पर सरकार सख्त फैसला ले सकती है। नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की तैयारी में सरकार, आयोजन में लोगों की संख्या तय हो सकती है। फिलहाल संक्रमण दर पर नजर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सरकार के लिए चिंता भी वाजिब है और संभव है कि उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। फहीम तन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, क्या संभावना है? चला होगा लफा। ये ताजा अपडेट इसमें यह है कि अभी मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले अधिकारियों के साथ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ और शासन के आला अफसरों के साथ कोविड वैक्सीनेशन और कोविड की स्थिति जो इस समय है कोरोना पॉजिटिव केसेस की, उसको लेकर के मंथन किया है, चर्चा की है। ये 2 वजह से किया है। एक तो चूंकि किस तरह के हालात है उसको लेकर के सरकार ने जो आगे फैसला लेना है, नंबर 1 बात ये, और दूसरा ये चूंकि शाम को प्रधानमंत्री के साथ भी सीएम की बैठक है, वर्चुअल जुड़ेंगे, उसके लिए भी अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है सीएम ने। और जहां तक बात है कोविड केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण नाइट कर्फ्यू का एक विकल्प भी है। तो अब उसमें हालांकि कई अभी पेच है नाइट कर्फ्यू को लेकर के कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस बढ़ रहे हैं वो देहरादून, हरिद्वार में है सबसे ज्यादा। पिछले 24 घंटे का अगर हम देखते हैं, पिछले जो ताजा अपडेटेड बुलेटिन है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसके हिसाब से तकरीबन 1109 केसेस हैं और उसमें से करीब 800 साढ़े 800 केसेस हरिद्वार और देहरादून के ही है। तो ये बड़ी तादाद है और ऐसे में कुंभ भी चल रहा है, तो क्या नाइट कर्फ्यू किस तरह से लगेगा, हरिद्वार को उसमें शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, या फिर लगाना उचित रहेगा, नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में जहां पर कोविड के केसेस बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं उनके कई शहरों में नाइट कर्फ्यू की बात हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। तो लिहाजा अलग अलग तरीके के सब कदम उठाए गए हैं। तो अब नाइट कर्फ्यू होगा या फिर दूसरा कोई उपाय देख करके कुछ समय के लिए बंदिशें रहेंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। ये कंप्लीट नाइट कर्फ्यू रहेगा या गैदरिंग पर रोक रहेगी, अलग अलग गैदरिंग पर रोक रहेगी, शॉप्स पर रोक रहेगी, ये क्या किस फॉर्मेट में आएगा अभी इसको तय नहीं किया गया। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक है, बहुत हद तक कल तक इस पर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो स्वास्थ्य सचिव से हमारी बात हुई अमित नेगी से, उन्होंने कहा कि देखिए सरकार मंथन कर रही है, सरकार जो डिसीजन लेगी वो सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए ही डिसीजन लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले अधिकारियों के साथ जो बैठक की है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए
बहुत सारे दिशा निर्देश फिर से जारी किए जाए और खासकर नाइट कर्फ्यू की बातें सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत खासकर कुंभ मेले को लेकर भी अधिकारियों को, मेलाधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है सीधे सीधे कि पिछले साल की जैसे ही इस बार भी संतों को भूमि आवंटित किया जाए। संतों के नाम पर घाटों की मांग के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मेले में अखाड़ों को पिछले साल जिस तरीके से भूमि आवंटित किया गया था उसी तरीके से इस बार भी किया जाए, क्योंकि इस बात को लेकर संतों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। अभी तक वहां पर ठीक तरीके से भूमि आवंटित नहीं किया गया है, कैंप नहीं बनाए गए हैं और इस बात को लेकर कई बार जो संत हैं, कई अखाड़े के संतों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सीधे सीधे कहा है कि पिछले वर्षों की भांति ही, यानी कि पिछली बार जो कुंभ मेले का आयोजन किया गया था उसमें जिस तरीके से भूमि आवंटित किया गया था उसी तरीके से किया जाए। खबर हरिद्वार से। कुंभ पुलिस ने यातायात प्लान किया लागू। मेले में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरिद्वार में 12 और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए कुंभ पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया है। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कुंभ मेला क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाहनों के लिए रूट तय कर दिया गया है, तो वहीं नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। हरिद्वार आने और जाने के लिए अलग अलग मार्गों का प्रयोग किया जाएगा। आवश्यक सेवा वाले वाहनों के साथ कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें कि कुंभ मेला में पुलिस ने अपना प्लान तैयार किया है। खासकर 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान होना है और शाही स्नान के मद्देनजर भारी भीड़ को लेकर जो पुलिस ने जो प्लान तैयार किया है उसमें सबसे अहम बात यह कि मेला के भीतर भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो वर्जित होगा, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा रूट में डाइवर्ट, यानी कि रूट अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किए गए हैं। बाहर से जो गाड़ियां आती है उसके लिए अलग रूट और जो हरिद्वार के लोकल लोग हैं उनके लिए भी एक अलग रूट तय किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे अहम बात यह कि हरिद्वार में महाकुंभ मेले का, यानी महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और 12 तारीख को शाही स्नान होना है। 12 और 14 अप्रैल जो बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जा रही है कि लाखों की भीड़ होगी, हजारों साधु संत वहां पर पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और जो नज़ारा हर बार देखने को मिलता है, इस बार भी उसी तरीके का नज़ारा देखने को मिल सकता है। हालांकि काफ़ी प्रतिबंधित है वहां पर कोरोना को लेकर और हर किसी को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा या वैक्सीनेशन रिपोर्ट लेकर, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी संख्या में लोगों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं और उसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ प्लान तैयार किया है। एक बार आपको फिर से बता दें, कुंभ पुलिस ने यातायात प्लान लागू किया है। मेले में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुंभ पुलिस के द्वारा यातायात प्लान यानी कि नए तरीके से लागू किया गया है। मेले में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। बाहर से आने वाले जो वाहन हैं उसे भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके लिए रूट अलग बनाया गया है ताकि किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। खासकर 12 और 14 अप्रैल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है शाही स्नान को लेकर, और शाही स्नान को लेकर जो प्रशासन पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए तैयार है और इस सफलता के लेकर कई तरह के रूट प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। रूट प्लान में ये कि वाहनों के लिए किस तरीके का रूट हो या जो भारी वाहन है उसे मेले के अंदर प्रवेश न दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया गया है। और सुमित सैनी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से। सुमित, निश्चित तौर पर जो तैयारी है वो काफी भव्य होने जा रही है। 12 और 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शाही स्नान है। पुलिस की तरफ से क्या क्या प्लान बनाया गया है?
बिल्कुल विद्यासागर, 12 तारीख और 14 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो उसके चलते, क्योंकि 12 तारीख और 14 तारीख को शाही स्नान है, शाही स्नान में लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि ये जो कुंभ है ये कोरोना के साय में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो गाइडलाइन भी है, जो उस एसओपी के तहत आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पुरानी अपनी आरटीपीसीआर की कोविड की टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए गए और कुंभ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही हरिद्वार में पहुंच पाएंगे। उसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैद है। पुलिस ने पूरी तरह, जो मेला पुलिस है, मेला पुलिस ने पूरी तरह से जो ट्रैफिक प्लान है वो आज से लागू कर दिया है। उस प्लान के तहत जो दिल्ली की तरफ से आने वाले जो वाहन है, उन वाहनों को मंगलोर से लक्सर की रोड से होते हुए आएंगे, क्योंकि और जो जाने वाले वाहन है, जाने वाले मेन जो रास्ता है उसी रास्ते से आएगा, क्योंकि आने और जाने के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं और उसके लिए अलग अलग जगह पर पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग के बाद से लोगों को पैदल जाना होगा, क्योंकि कुंभ के चलते जो पूरी व्यवस्था है, इसी तरह की व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने की संभावना रहती है। श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। खबर मसूरी से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के स्वास्थ्य के लिए हवन किया जा रहा है। राधा कृष्णा मंदिर में हवन का आयोजन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं गणेश जोशी। मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के स्वास्थ्य लाभ के साथ देश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर राधा कृष्ण मंदिर में हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी परशुराम भट्ट की ओर से विशेष पूजा अर्चना कर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ देश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। बता दें कि विधायक गणेश जोशी कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि वह कोरोना को हरा देंगे और एक बार फिर जनता के सामने नए जज्बे के साथ नजर आएंगे, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। और उन्होंने सभी लोगों से यह आग्रह किया है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोरोना की जंग बिना लोगों की सहभागिता से नहीं जीती जाएगी। हमने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु और कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए हवन यज्ञ किया है, ताकि हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे प्यारे कैबिनेट मंत्री और हमारे क्षेत्र के जो विकास के एक धुरी हैं, वो जल्दी से जल्दी हम तक वापस पहुंचे और अपने कार्य को फिर उसी तरह से करें कि हमारी विधानसभा सर्वप्रथम आगे अग्रणी रहे और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कोरोना जो है जल्द से जल्द दूर चला जाए। इस उपलक्ष्य में हम युवा मोर्चा वालों ने यह यज्ञ का आयोजन। वहीं कोरोना के चलते सरकार ने जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश का पर्यटन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइंस जो जारी की गई है, उसके बाद से प्रदेश का पर्यटन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की नो कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश करने की